लास्ट क्लास हमने कंपोनेंट्स किए थे एग्रीगेट डिमांड के, और हमने ये पढ़ा था हाउ एडी बिहेव विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, जिसके अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, बताइए, लाइन ऑफ रेफरेंस, जो ये बताता है कि एडी और वाई का कैसा बिहेवियर होता है, बताइए। अगर इक्वल होता तो एक 45 डिग्री लाइन बनती। फिर हमने सेकेंड पढ़ा था कि इनिशियली जब इनकम जीरो होता है हम कुछ तो कंजम्पशन करेंगे फॉर आवर सर्वाइवल। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि एडी और वाई का कैसा रिलेशन है गाइस, कम ऑन, पॉजिटिव रिलेशन। फिर चौथा हमने पढ़ा था एट लो लेवल ऑफ इनकम, जब आपकी कमाई कम होती है तो आपका डिमांड आपकी इनकम से ज़्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट हमने एडी इज इक्वल्स टू वाई, और चौथा आखिर में एट हाई लेवल ऑफ इनकम आपका इनकम ज़्यादा होगा एडी से, बिकॉज इनकम का कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है, बताइए, सेविंग्स। ऐसा कुछ हमने लास्ट क्लास किया था विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट डिमांड और उसके बिहेवियर। फिर हमने ये भी पढ़ा था व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ओके गाइस, अब हम करने वाले हैं आज सबसे पहला अजम्पशन। सर क्या अजम्पशन है यहाँ से, जो हम, क्योंकि हम थियरी पढ़ रहे हैं और जब थियरी पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशन जरूर होते हैं। तो अजम्पशंस क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि अब से हम यहाँ से कौन सी टाइप की इकोनॉमी अज्यूम करेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी होगी? टू सेक्टर। सो टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि अब मेरा एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल्स टू माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा कौन सा होता है बताइए, प्लस कौन सा एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिसका मतलब ये हुआ कि अब ना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, ना ही एक्सपोर्ट्स आएगा, ना ही इंपोर्ट आएगा। मतलब मेरी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही लोग डिमांड कर रहे हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है प्रोड्यूसर, राइट? दैट इज कॉल्ड टू सेक्टर इकोनॉमी। दैट इज माय फर्स्ट अजम्पशन। मेरा सेकेंड अजम्पशन है कि देयर विल बी autonomous investment. There will be which kind of investment? Autonomous investment. क्या होता है autonomous investment? ध्यान से सुनो। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला इन्वेस्टमेंट होता है जिसको मैं कहता हूं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे मैं कहता हूं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सर क्या फर्क है इन दोनों के इन्वेस्टमेंट में? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कहने का मतलब यह है कि एज इनकम इंक्रीज, जब लोगों की इनकम बढ़ती है, कैन आई से लोगों का क्या बढ़ेगा बताइए? सेविंग्स इंक्रीज होगी। जब सेविंग्स इंक्रीज होगी तो वो सेविंग्स कहाँ जमा कराएंगे? बैंक्स में। तो बैंक ज्यादा क्या दे पाएगा बताइए? लोन। और लोन देने से प्रोड्यूसर ज्यादा क्या कर पाएंगे बताइए? इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे। हाँ या ना? या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो मार्केट में क्या बढ़ती है बताइए? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब पैसा ज्यादा है तो कमाई करने के सोर्सेज भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा बताइए? ज्यादा। जितना लोन मिलेगा, लोन किसको देंगे? प्रोड्यूसर को ही देंगे। अरे मैं तो प्रोड्यूसर उस पैसे से ज्यादा क्या दे पाएगा? इन्वेस्टमेंट ना। प्रोड्यूसर को इन्वेस्ट करना है तो पैसा तो चाहिए, राइट? अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो मार्केट में क्या बढ़ता है? तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट्स करेगा। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं बताइए? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ गया। इज दैट क्लियर? समझ आया? सेकेंड इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो। सर क्योंकि हम एक थियरी पढ़ रहे हैं तो थियरी में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, और वो क्यों अजम्पशन लिया मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा।
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट will remain what? Investment will remain irrespective of what? Change in income. इनकम बढ़े या इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट रहेगा वैसे का वैसा क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो. दिस इज आवर अजम्पशन. इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं बताइए? ऑटोनॉमस. मतलब इन्वेस्टमेंट अब चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. इनकम बढ़े या इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा रहेगा. इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं? ऑटोनॉमस. प्रैक्टिकली कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? इंड्यूस्ड. ऑटोनॉमस इज जस्ट अ अजम्पशन. सर क्लियर हुआ? सबको समझ आया? तो यहां से देयर विल बी विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए? ऑटोनॉमस. यस, ऑटोनॉमस का मतलब ये हुआ कि इनकम बढ़े या इनकम घटे, प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट में उसकी वजह से चेंज नहीं आएगा. मतलब इनकम इकोनॉमी की बढ़ रही है, प्रोड्यूसर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा. सर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो. ये एक अजम्पशन है. ये थियोरेटिकल लाइफ में ये क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, बट ऑटोनॉमस और इंड्यूस में फर्क समझ आया? क्लियर? अब सवाल है कि सर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट को क्या ले लिया है बताइए? ऑटोनॉमस. तो अब मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, और आई के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार. बार का मतलब क्या हुआ कि आई अब चेंज होने वाला, आई अब चेंज होने वाला. तो मुझे एक बात बताओ, अगर एडी बढ़ेगा या एडी को बढ़ाएगा तो खाली वो कौन बढ़ा पाएगा? और कोई चीज एडी को बढ़ा क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर्स हटा दिए और इन्वेस्टमेंट को भी क्या ले लिया है. समझ आया? ये ऐसा मैंने क्यों किया मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, बट इस अजम्पशन का इंटरप्रिटेशन समझ आया कि इफ नाउ एडी इंक्रीज और डिक्रीज इट विल बी आइदर ओनली बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड. समझ आया? इस अजम्पशन का इंप्लीकेशन समझ आया कि इन्वेस्टमेंट हमेशा अब क्या रहने वाला है बताइए? कांस्टेंट. सर ऐसा क्यों किया? अब ध्यान से सुनिए. देखो हम पढ़ के आ रहे इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं. कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट क्योंकि प्रोड्यूसर भी डिमांड करता है, दूसरा तीसरा कौन डिमांड करता है? गवर्नमेंट. और बाहर वाले डिमांड करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ये सभी लोग हैं जो डिमांड को बढ़ाता है इकोनॉमी में, और जितना डिमांड बढ़ेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा और उतनी देश की क्या बढ़ेगी? जीडीपी. बट मैं एक साथ सारे वेरिएबल को नहीं पढ़ सकता, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल को पढ़ना है, और विच इज व्हाट? सर ऐसा क्यों? क्या सभी का इक्वल वेटेज है एडी में? आंसर इज नो. सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज किसका है? क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ही तो मार्केट में क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. राइट? कंजम्पशन पे ही तो डिपेंड क्या करता है? इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन बड़ा मतलब लोगों की इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तभी तो लोग ज्यादा, गवर्नमेंट क्या कर पाएगा? खर्चा. राइट? कहने का मतलब आपका कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडी का, और मुझे सिर्फ इसी के बिहेवियर को पढ़ने के लिए बाकी सारे फैक्टर्स को हटाना पड़ेगा. तो जैसे ही टू सेक्टर लिया ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए? हट गए. और आई को मैंने क्या ले लिया? तो अब मेरा एडी सिर्फ किससे डिपेंडेंट है बताइए? सी से. थियोरी में इन फैक्टर्स को कांस्टेंट लेने का पर्पस समझो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बिहेवियर को एक साथ पढ़ना चाहता हूं, और वो क्या है? कंजम्पशन. मुझे सारे बिहेवियर एक साथ नहीं पढ़ने, और इसीलिए हमने बाकी इन फैक्टर्स को कांस्टेंट ले लिया, हटा दिया, और आई को क्या ले लिया बताइए? कांस्टेंट. क्या समझ आया? क्लियर? इस दो कंक्लूजन से अब मेरा बताइए एडी का कैसा बिहेवियर रहेगा? एडी का बिहेवियर कैसा रहेगा कि एडी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? कंजम्पशन. और आई हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है बताइए? कांस्टेंट. यस प्रिंस. ब्रो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. यहां पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मेरा इन्वेस्टमेंट अब इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होगा. इकोनॉमी की इनकम 1 करोड़ हो तो भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 2 करोड़ हो तो भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 10 करोड़ हो तो भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख. समझ आया? ये क्यों किया है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं. ये क्यों किया? ताकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ
एडी का बिहेवियर किससे इम्पैक्ट करने का चेंज करना है, कंजम्पशन। अब आया समझ। अब से एडी में सिर्फ दो ही फैक्टर है, टू सेक्टर, और आई को भी हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा, कंजम्पशन घटेगा तो सिर्फ एडी भी घटेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बिहेवियर को पढ़ना चाहते हैं, विच इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर समझ आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एग्रीगेट व्हाट, सप्लाई। अगला कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई। ये कहता है इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which producer planned during an accounting year। सर क्या लिखा है एग्रीगेट सप्लाई के बारे में? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है या बायर करता है? प्रोड्यूसर। सर यहाँ पे एक्चुअल पढ़ने वाले या प्लान पढ़ने वाले? प्लान, क्योंकि हम थियोरी पढ़ रहे हैं और थियोरी में हम सिर्फ प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर कितना प्लान कर सकता है। एक्चुअल क्या होगा वो दूसरा सिनेरियो है। तो यहाँ पे कौन सी बात करेंगे, प्लान। क्या प्लान करेंगे कि प्रोड्यूसर इस साल कितना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करेगा, मतलब प्रोड्यूस करके सप्लाई करेगा, क्या चीज़ क्या, और टाइम फ्रेम क्या लिया है बताइए, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि हमने ईडी का भी क्या टाइम फ्रेम लिया था, एक साल, तो सप्लाई का भी हमने एक ही साल का फैक्टर लिया है। क्या यहाँ तक क्लियर? राइट। अब सेकेंड सवाल है कि सर, सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आइडेंटिकल टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इट इज आइडेंटिकल टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ये पॉइंट ये कहता है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई हमेशा y मतलब क्या होता है, इनकम से इक्वल ही रहेगा। ये डेफिनेशन कहता है, पर सिर्फ डेफिनेशन कहने से हम नहीं समझेंगे, हमें लॉजिक पता होना चाहिए। सर क्यों ये कहना चाह रहा है कि आपका इनकम और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा क्या रहने वाला है बताइए, सेम। क्लियर? ध्यान से सुनना। याद है सबको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता था बताइए, ये नोट्स में नहीं लिख रहा है, ये नोट्स का पार्ट नहीं है, ये नोट्स का पार्ट था। क्या चीज, एग्रीगेट सप्लाई। इसके पहले क्या किया था बताइए, ये नोट्स में लिख रहा है, ये नोट्स में लिख रहा है, और जहां तक पुराना लिखा है ये नोट्स में नहीं लिख रहा है, ये खाली लॉजिक समझाने के लिए। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इससे प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या याद है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को एक और नाम दिया जाता था, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को एक और नाम दिया जाता था, फेज ऑफ प्रोडक्शन को, फेज ऑफ, अभी व्हाट्सएप देख के आएगा इस, हाँ, फेज ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम, फेज ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता था, ग्रेट गाइस, फेज ऑफ वैल्यू एडिशन। इसको करेक्ट नाम देते थे फेज ऑफ वैल्यू एडिशन, क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर सब कुछ नहीं बनाता। प्रोड्यूसर ए 100 में खरीद के 300 में बेचता है तो वो कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, 200। वो 300 में खरीद के 500 में बेच रहा है तो वो कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, 200। तो हर स्टेज में वैल्यू एडिशन होता है। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज। समझो प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 10,000 का, यही उसकी सप्लाई हुई। 15,000 की चीज खरीदी, 25,000 में बेची, तो उसका कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 10,000। राइट, दैट बिकम्स, दिस इज प्रोड्यूसर्स ए का एग्रीगेट सप्लाई। कितना हुआ एग्रीगेट सप्लाई बताइए, 10,000। हाँ या ना, क्योंकि प्रोड्यूसर इतना एक साल में प्रोड्यूस कर रहा है। अरे यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? प्रोड्यूसर का एग्रीगेट सप्लाई हमने कितना लिया है बताइए, 10,000। कोई डाउट?
उसमें से वो कुछ पार्ट क्या देगा बताइए हाउस होल्ड को, लाइट के बदली रेंट देगा। लेट्स से रेंट दिया उसने 2000, कैपिटल पे क्या देगा इंटरेस्ट, लेट्स से इंटरेस्ट दिया 1000, लेबर को क्या देगा सैलरी, सैलरी दी लेट्स से 4000, तो कितना खर्चा हो गया 2000, 4000, 1000, 7000 हो गया। बचा क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा उसका 3000 ही होगा, क्योंकि 10,000 में से रेंट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है वो क्या चला जाता है बताइए प्रॉफिट। इसका मतलब क्या कि जितना आपने प्रोड्यूस किया उतने ही हाउस होल्ड की क्या हो गई बताइए इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट। हाँ या ना। तो आपका सप्लाई कितना था बताइए 10,000 और आपका इनकम कितना है रेंट के फॉर्म में 2000, इंटरेस्ट के फॉर्म में 1000, सैलरी के फॉर्म में 4000 और प्रॉफिट के फॉर्म में 3000। तो टोटल इकोनॉमी की इनकम कितनी हुई आपका एग्रीगेट सप्लाई और आपका इनकम हमेशा मैच होना ही है। बट क्या हाउस होल्ड जितना इनकम कमा रहा है उतना ही खर्चा करेगा जरूरी है, क्योंकि वो कुछ पार्ट क्या कर लेता है बताइए सेविंग्स कर लेता है। और इसीलिए इसीलिए इनकम और एडी सेम नहीं होता। और यही लास्ट क्लास हमने पढ़ा द बिहेवियर ऑफ इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, जहां हमने ये पढ़ा था कि इनिशियली एडी इनकम से ज्यादा होता है, फिर एडी और इनकम इक्वल होता है और फिर आखिर में इनकम एडी से ज्यादा होता है। ये कहां पढ़ा था हमने लास्ट क्लास। बट एएस और वाई तो हमेशा क्या रहेगा बताइए इक्वल, क्योंकि जितना हमने सप्लाई किया उसका कुछ पार्ट कहा जा रहा है बताइए राइट, कुछ पार्ट कहा जा रहा है सैलरी, कुछ पार्ट कहा जा रहा है इंटरेस्ट और बचा हुआ कहा जाएगा बताइए प्रॉफिट। और इसीलिए डेफिनेशन यही कहता है कि इट इज आइडेंटिकल टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। सर समझ आया क्लियर। और एग्रीगेट सप्लाई ऐसा है तो लाइट कैसी बनेगी बताइए 45 डिग्री लाइट, क्योंकि नीचे तो हमेशा वाई आएगा, वो इधर क्या आया और ये दोनों हमेशा क्या है बताइए इक्वल। तो लाइन हमेशा कैसी बनेगी बताइए 45, क्योंकि जब भी एक्स और वाई एक्सिस एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शनेट से बढ़ता है तो लाइन हमेशा कैसी बनती है बताइए 45 डिग्री लाइन। ये है एवरीथिंग अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। एक डेफिनेशन है जिसमें हमने काफी टाइम बिताया। पर्पस क्या है डेफिनेशन को याद करना। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? इट इज अ फ्लो ऑफ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, it is always identical to different levels of income। क्या ये चीज समझ आया? सो 1930 से लेकर 1940 एक ग्रेट डिप्रेशन टाइम था। इनकम जब लोगों की कम होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगा बताइए डिमांड कम। तो अगर कुछ फैक्ट्रीज है जहां डिमांड नहीं हो रहा वो फैक्ट्री क्या हो जाएगी बंद। अब फैक्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले जो लोग बेरोजगार थे अब बेरोजगारी और बढ़ गई और गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं कैपिटलिज्म में, तो फिर डिमांड और ज्यादा क्या हो जाएगा डिमांड और गिर जाएगी। डिमांड और गिरेगी तो कुछ और फैक्ट्री बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड गिरेगा तो फैक्ट्री क्या करेगी बना के कुछ और फैक्ट्री बड़े गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और कम होगा तो डिमांड और ज्यादा, और ये चलता ही जाएगा। इस विशेष सर्कल से क्या हो रहा है एक की वजह से दूसरा गिरा, दूसरी की वजह से तीसरा, और इसे बोलते हैं कि डोमिनो इफेक्ट। धीरे 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 आपकी बहुत सारी फैक्ट्री क्या होती जा रही है बंद, क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड करने वाला ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी धीरे धीरे क्या हो रही है बढ़ रही है। और ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना कोई रोल प्ले, एंड दैट इज वेयर किनीशियंस के एंड किनीशियन सेज कि आपका देश या कोई भी कंट्री कंप्लीट कैपिटलिज्म नहीं फॉलो कर सकता या कंप्लीट सोशलिज्म फॉलो नहीं कर सकता। किनीशियन कहता है कि इकोनॉमी में दोनों का अपना अपना रोल है, एंड दैट इज द रीजन आज पूरी दुनिया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम इसकी थियोरी पढ़ रहे हैं जो कि है किनीशियन। अब इसने अपनी थियोरी कब बनाई? जब दुनिया में क्या था ग्रेट डिप्रेशन। और जब ग्रेट डिप्रेशन था
उसने क्या कहा, जब ग्रेट डिप्रेशन था तो उसने ये कहा कि जब भी इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन होगा, मार्केट में क्या होगी बताइए, एक्सेस कैपेसिटी। सर एक्सेस कैपेसिटी मतलब क्या? यहां पे उसने एक्सेस कैपेसिटी में एम्प्लॉयमेंट की बात की। एक फैक्ट्री में मेरे यहां 10,000 यूनिट्स मैं बना सकता हूं। मेरी कैपेसिटी कितनी है बताइए? मेरे अज्यूम करो कि मेरे यहां मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास लेबर कितने हैं बताइए? 1,000 लेबर, और वो साल में 10 यूनिट कपड़े बना सकते हैं। तो मेरी कैपेसिटी कितनी है? ले लेते 100 लेबर, और वो साल में कितने यूनिट्स बना सकते हैं? 100 यूनिट्स कपड़े बना सकते हैं। तो मेरी कैपेसिटी कितनी है बताइए? 10,000। अब सोचो उस जमाने में सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी। इसका मतलब मैं अपनी फैक्ट्री को फुल्ली यूटिलाइज, और मैं कैसी सिचुएशन में हूं बताइए? एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मतलब लेट्स से हो सकता है उस वक्त डिमांड खाली कितनी हो? 4,000। मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे? खाली 40। तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड है? 60। क्योंकि डिप्रेशन का टाइम है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, और उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एक्सेस कैपेसिटी। और जब एक्सेस कैपेसिटी होगा तो जितनी ही मार्केट में क्या बढ़ जाएगी बताइए? डिमांड। मैं अपने एग्रीगेट सप्लाई को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। बिकॉज एज डिमांड इंक्रीजेस, क्या प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा? आराम से बढ़ा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी डिमांड कितनी? खाली 4,000 यूनिट। लेट्स से कल अगर डिमांड 5,000 यूनिट आए तो मैं डिमांड बढ़ा पाऊंगा कि नहीं बढ़ा पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मुझे 10 लेबर खाली क्या करने हैं? हायर। राइट। तो पहली चीज क्या हमने कंक्लूड की? अरे क्लियर हुआ ये चीज? कंक्लूड ये की कि एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक टू व्हाट? aggregate demand, which means as aggregate demand increases, the producer will able to supply, right? The producer will able to supply because of which capacity? एक्सेस कैपेसिटी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ये किनिशन ने कहा कि जब भी मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी होगी तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा हम अपनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा देश, क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब क्या हम फुलर कैपेसिटी पे है? नहीं, हम एक्सेस कैपेसिटी पे है। तो जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगा सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर मुझे अपनी देश की जीडीपी बढ़ानी है तो डिमांड बढ़ा दो, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी अपने आप, क्योंकि अभी तक हम एक्सेस कैपेसिटी पे है। राइट। अगर एक्सेस कैपेसिटी है, एडी विल बी एएस विल बी परफेक्टली इलास्टिक। मतलब 6,000 की डिमांड, सप्लाई भी 6,000 हो जाएगी। 7,000 की डिमांड, सप्लाई भी 7,000। अरे क्लियर? मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे प्राइस का अपना कोई रोल होगा? विल प्राइस प्ले इंपॉर्टेंट रोल? द आंसर इज नो। व्हाई? प्राइस तभी बढ़ता है जब डिमांड कैपेसिटी से ज्यादा हो। यहां मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10,000। हाँ या ना? अगर 5,000 डिमांड है, कल 6,000 हो गई तो मैं सप्लाई भी कितनी कर सकता हूं? क्या प्राइस अपना रोल प्ले करेगा? जो प्राइस है वही पे सप्लाई करने को तैयार हूं। कब तक? 10,000 नहीं हो जाए। कल अगर 11,000 डिमांड हो जाती तो प्राइस बढ़ता, क्योंकि मैं सप्लाई खाली कितनी कर पाऊंगा, तो प्राइस क्या होता? बढ़ता। तो कहना ही से in a situation of which capacity, guys, come on, excess capacity, price has no role to play. प्राइस का कोई रोल नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन किया? बायर जितनी डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई। प्रोड्यूसर इज रेडी टू, मतलब अब मेरी बात सुनो, अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, क्या हमारी कंट्री एक्सेस कैपेसिटी में है? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। हम एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां जितना हम डिमांड बढ़ाएंगे प्रोड्यूसर अपनी क्या बढ़ा सकता है बताइए? और जीडीपी अपने आप क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, प्राइस हैज नो रोल टू प्ले। अगर इकोनॉमी कैसी सिचुएशन पे बताई है, एक्सेस कैपेसिटी। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि व्हेनेवर द इकोनॉमी इज इन एक्सेस कैपेसिटी, whatever there will be increase in demand, the producer will able to increase its supply and price has no role to play. And why we have assumed excess capacity? Because ये assumption किसने लिया है बताइए, Keynesian। और Keynesian क्या बोलता है कि हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जहां दुनिया में क्या था, ग्रेट डिप्रेशन, जहां दुनिया में क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह से हम एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन पे है। क्या चीज समझ आया? क्लियर? यस। आज के टाइम की बात करें, नहीं, उस टाइम पे यस। आज के टाइम पे क्यों नहीं, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी तक आपको क्लैरिफाई नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल की कब बात करूंगा, जब हम ईडी के 3rd चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज के टाइम के एग्जांपल के लिए थोड़े और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। बट ये उस वक्त की बात करें जब ग्रेट डिप्रेशन था, उस वक्त बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे। उस वक्त जैसे ही आप डिमांड बढ़ा दोगे, आपके देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो कीनीशियन ने क्या किया, ध्यान से सुनना। जब ये प्रॉब्लम थी, जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट था, तो सब गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा करे क्या, तब कीनीशियन कहता था सरकार को अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने चाहिए। क्यों कहा कीनीशियन ने ऐसा? क्योंकि कीनीशियन कहता है कि देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब डिप्रेशन होता है, जब दुनिया में मंदी होती है, तो कोई बायर बाई करेगा, कोई बायर बाई क्यों? क्योंकि मंदी चल रही है। तो किसको बाई करना पड़ेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि डिमांड का तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वो पहले से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, हाँ या ना? डिमांड बढ़ेगी तो कुछ फैक्ट्रीज खुलेगी कि नहीं खुलेगी? फैक्ट्री खुलेगी तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से और डिमांड, उस डिमांड बढ़ने से और फैक्ट्रीज खुलेगी, मतलब चेन इफेक्ट क्या हो जाएगा? वापस रिवर्स, प्रोवाइडेड एक्सेस कैपेसिटी में है। समझ आया? क्योंकि जब सरकार खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा? सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो लोग भी अब क्या करेंगे? डिमांड, तो डिमांड और ज्यादा, और सप्लाई भी अपने आप उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब एएस डिमांड के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहा है? डिमांड बढ़ा तो सप्लाई भी अपने आप बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। ये कहना था कीनीशियन का। ये कब पॉसिबल है? जब सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? एक्सेस कैपेसिटी। क्या अब हम एक्सेस कैपेसिटी पे है? नहीं। क्यों नहीं? हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे एडी का, बट मैंने उस वक्त की सिचुएशन आपको बता दी। क्या इट इज क्लियर? ओके गाइस, आज का हो गया।